तो आज बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की। हाँ, हाल ही में शेयर बाजार में क्या जबरदस्त एंट्री मारी है उन्होंने। बिल्कुल। आईपीओ तो उनका सुपर हिट रहा। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल खबर नहीं है ना। मतलब जब बाजार किसी कंपनी पर इतना बड़ा दाव लगाता है तो ये उस ब्रांड में एक गहरे विश्वास का प्रतीक होता है। सही बात है। तो आज हम कंपनी की जो दूसरी तिमाही की अर्निंग कॉल हुई थी उसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट लीडर अपनी बाजी कैसे चल रहा है। और वो भी ऐसे समय में जब पूरी इंडस्ट्री के लिए माहौल थोड़ा ठंडा है। बिल्कुल। देखिए, एक अर्निंग कॉल किसी कंपनी के अंदर झांकने का एक बेहतरीन मौका होती है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको मैनेजमेंट की सोच, उनकी रणनीति, वो किन चुनौतियों को देख रहे हैं, मतलब भविष्य का पूरा कच्चा चिट्ठा मिलता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सुस्त बाजार में ये कंपनी बड़े पैमाने पर ग्रोथ की तैयारी कर कैसे रही है। तो चलिए इसी की तह में जाते हैं। एलजी इंडिया की जो मुख्य रणनीति है वो 3 पिलर्स पर खड़ी है। मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक इंडिया ग्लोबल। सुनने में तो ये किसी सरकारी कैंपेन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इनके पूरे बिजनेस का मतलब एक तरह से खाका है। तो मेक फॉर इंडिया से शुरू करते हैं। जी। इसका सीधा मतलब है भारत के लोगों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है इनकी एलजी एसेंशियल सीरीज। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि इसे लॉन्च करने से पहले उन्होंने 1200 भारतीय घरों का एक सर्वे किया था। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि अक्सर कंपनियां ये मान लेती हैं कि एंट्री लेवल ग्राहक को सिर्फ सस्ता सामान चाहिए, बस कीमत कम कर दो। लेकिन इस सर्वे से कुछ और ही निकल कर आया। क्या पता चला? लोगों ने कहा कि हमें ऐसे उपकरण चाहिए जो बिजली बचाएं, ऐसी वॉशिंग मशीन चाहिए जो कम पानी के प्रेशर में भी ठीक से काम करे। अच्छा, जो कि कई इलाकों में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और ऐसे फ्रिज चाहिए जिन्हें बार बार डीफ्रॉस्ट करने का झंझट ना हो। मतलब लोग सिर्फ कीमत नहीं देख रहे, वो अपनी रोजमर्रा की परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो यहाँ पर बड़ा सबक ये है कि भारतीय एंट्री लेवल ग्राहक सिर्फ प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वो वैल्यू सेंसिटिव है। बिल्कुल, यही वो समझ है जो कई विदेशी ब्रांड्स यहाँ आकर चूक जाते हैं। तो एलजी ने इसी समझ पर काम किया और एसेंशियल सीरीज की कीमत 20,000 रुपए से कम रखी। जी, तो ये पहली बार खरीदने वालों को ना सिर्फ कीमत से बल्कि काम के फीचर से अपनी ओर खींच रहा है। और जब किसी का पहला अनुभव इतना अच्छा होता है तो वो ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है वफादारी बनाने का। अच्छा, लोगों की जरूरतें समझना तो एक बात हुई, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान बनाना वो एक अलग चुनौती है। और यहीं पर इनकी मेक इन इंडिया वाली सोच काम आती है। हाँ, और वो इस पर बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं। बहुत बड़ा। आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में उनका तीसरा नया कारखाना बन रहा है। और इसका स्केल जरा बताइए। 5,000 करोड़ रुपए का निवेश है, 10 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई साइट। 5,000 करोड़। जी, ये सिर्फ एक और फैक्ट्री नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब वो भारत के भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। बिल्कुल। और इस लोकेशन के 2 बड़े रणनीतिक फायदे हैं। क्या? पहला, ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े बाजार के ठीक बीच में है। उनका लगभग 38-40% बिजनेस वहीं से आता है। तो लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी, डिलीवरी तेज होगी। हाँ, और दूसरा जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, यहाँ से बंदरगाह पास है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि ये फैक्ट्री एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगी। एकदम। और ये बात हमें सीधे उनकी रणनीति के तीसरे हिस्से से जोड़ती है, मेक इंडिया ग्लोबल। जी, अब वो भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देख रहे हैं। ये उनकी ग्लोबल साउथ स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है ना? हाँ। 1 मिनट, ये ग्लोबल साउथ क्या है? क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। ये एक भू राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अच्छा। तो एलजी इन तेजी से बढ़ते बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और उन्हें लगता है कि भारत इसके लिए सबसे सही लॉन्च पैड है। तो अभी उनका निर्यात कितना है? फिलहाल उनके कुल रेवेन्यू का सिर्फ 7% है, लेकिन इस नई फैक्ट्री के साथ वो इसे कई गुना बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत में बेचने से दुनिया के लिए भारत से बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है। एक साफ रणनीति है, बड़ा निवेश है, लेकिन हाँ, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सही कहा। अर्निंग कॉल में ये साफ बताया गया कि पिछली तिमाही पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल थी। बहुत ज्यादा मुश्किल।
पहली बात तो ये कि गर्मी उस तरह नहीं पड़ी जैसी उम्मीद थी। तो एसी और फ्रिज की बिक्री पर सीधा असर पड़ा। बिल्कुल। और फिर सरकार ने जीएसटी कटौती का ऐलान कर दिया। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत अजीब लगा। घोषणा 15 अगस्त को हुई, लेकिन नई दरें 22 सितंबर से लागू हुई। इस एक महीने के गैप ने तो बाजार में अजीब सी खलबली मचा दी। खलबली से भी ज्यादा। इसने बाजार को लगभग रोक ही दिया था। ग्राहक सोचने लगे कि कुछ हफ्ते रुक जाते हैं, सामान सस्ता मिलेगा। और डीलरों ने भी नया स्टॉक उठाना बंद कर दिया होगा। बिल्कुल। तो बिक्री पर एक तरह से अस्थायी ब्रेक लग गया। हर ब्रांड संघर्ष कर रहा था। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद एलजी का रेवेन्यू लगभग जस का तस रहा। हाँ, पर जो बात मुझे हैरान कर गई वो ये है कि इस गिरे हुए बाजार में उन्होंने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। यही तो कमाल की बात है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। वॉशिंग मशीन में उनकी 33.4% की हिस्सेदारी बनी रही, जो कि पहले से ही बहुत मजबूत है। हाँ। रेफ्रिजरेटर में वो 1% बढ़कर 29.9% पर पहुंच गए। और असली कमाल तो एयर कंडीशनर में हुआ। बताइए, वहां क्या हुआ? एसी में उनकी हिस्सेदारी 0.5% बढ़कर 17.4% हो गई। अच्छा। और इसके साथ ही वो अब सिर्फ इन्वर्टर एसी में नहीं बल्कि पूरी एसी कैटेगरी में नंबर 1 बन गए। वाह, ये एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि मुश्किल समय में ग्राहक छूट की तरफ नहीं, भरोसे की तरफ भागता है। बिल्कुल। सालों की बनाई हुई ब्रांड इक्विटी ही असली सुरक्षा कवच है। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो लोग किसी नए या सस्ते ब्रांड पर दांव लगाने से डरते हैं। हाँ, और वो उसके पास जाते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। बिल्कुल। और इस भरोसे के साथ साथ उनकी एक और रणनीति ने काम किया होगा। जी, प्रीमियम सेगमेंट में उनका दबदबा। खास तौर पर ओएलईडी टीवी में। हाँ, जहां उनकी बाजार हिस्सेदारी 62.6% है। ये लगभग एकाधिकार जैसा है। 62.6%, ये तो अविश्वसनीय है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये ओएलईडी टीवी इतने खास क्यों होते हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो सामान्य एलईडी टीवी में पूरी स्क्रीन के पीछे एक बैकलाइट होती है। ठीक है। लेकिन ओएलईडी टीवी में हर एक पिक्सल, मतलब हर एक छोटा सा डॉट अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। अच्छा। इससे फायदा ये होता है कि आपको एकदम गहरा काला रंग और बेजोड़ कॉन्ट्रास्ट मिलता है। तस्वीरें ज्यादा जिंदा लगती हैं। इसीलिए ये इतने प्रीमियम और महंगे होते हैं। बिल्कुल। और ये प्रीमियम सेगमेंट उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है जो छोटे खिलाड़ियों के पास नहीं होता। मतलब जब एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स की बिक्री धीमी पड़ती है, तब भी इन हाई मार्जिन वाले प्रीमियम प्रोडक्ट से होने वाला मुनाफा कंपनी को संभाले रखता है। ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, जो ऐसे मुश्किल समय में बहुत काम आती है। ठीक है, तो उन्होंने ये मुश्किल दौर तो पार कर लिया, लेकिन आगे का रास्ता क्या है? मुनाफा बढ़ाने के लिए उनका क्या प्लान है? अर्निंग कॉल में इस पर काफी बात हुई। उनका फोकस अब सिर्फ बिक्री बढ़ाने पर नहीं बल्कि मुनाफा सुधारने पर है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं वो? 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन। मतलब अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल करना। जी, अभी उनके प्रोडक्ट्स में 55.8% पुर्जे स्थानीय होते हैं। इसे बढ़ाने का लक्ष्य है। हाँ, अगले 3-4 सालों में इसे 70% तक ले जाना है। इससे उनकी लागत कम होगी। लागत कम होगी और सप्लाई चेन भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनेगी। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरी रणनीति? दूसरी है उच्च मार्जिन वाले B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब सीधे ग्राहकों को बेचने के बजाय कंपनियों और प्रोजेक्ट्स को बेचना। हाँ, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए HVAC सिस्टम्स और कमर्शियल डिस्प्ले पैनल। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है वार्षिक रखरखाव अनुबंधों से कमाई। हाँ, मतलब एक हार्डवेयर कंपनी अब सर्विस से पैसा कमाने की सोच रही है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि एक कंपनी जो फ्रिज, टीवी, एसी एक बार बेचती है, वो हर महीने या हर साल लगातार आने वाली इनकम कैसे बना सकती है? सही। AMC तो एक तरीका है ही, लेकिन उनका असली दांव एक ऐसे B2B क्षेत्र पर है जो भारत में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। और वो क्या है? डेटा सेंटर कूलिंग। डेटा सेंटर्स, ये तो एक बिल्कुल ही नया मैदान है इनके लिए। नया है लेकिन बहुत बड़ा है। सोचिए, भारत में डिजिटल क्रांति हो रही है। हाँ। हम और आप जो भी ऑनलाइन करते हैं वो सब कहीं ना कहीं इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। और ये 24 घंटे चलते हैं और बहुत गर्मी पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो इन्हें ठंडा रखना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। इसके लिए बेहद कुशल और भरोसेमंद कूलिंग सिस्टम चाहिए।
और LG अपो एयर कंडीशनिंग की विशेषज्ञता का इस्तेमाल अब इस बहुत ही मुनाफे वाले बाजार में कर रहा है। एकदम। तो वो सिर्फ एक कंज्यूमर ब्रांड नहीं रहना चाहते। जी। ये तो एक बार के प्रोडक्ट की बिक्री से हटकर लॉन्ग टर्म सर्विस रिलेशनशिप की तरफ जाना है। और भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर दांव लगाने जैसा है। ये कंपनी की पूरी पहचान बदल सकता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर काफी साफ दिखती है। जी। एक बेहद सफल IPO, भारत पर केंद्रित एक स्पष्ट 3 पिलर्स वाली रणनीति, मुश्किल बाजार में भी भरोसा और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के दम पर अपनी पकड़ मजबूत करने की क्षमता। और आखिर में भविष्य के लिए मुनाफे वाले नए बिजनेस जैसे डेटा सेंटर्स की ओर एक स्मार्ट झुकाव। ये सब मिलकर एक ऐसी कंपनी की कहानी बताते हैं जो न सिर्फ आज के बाजार को समझती है बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद हाँ, आपके मन में कोई सवाल है? एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। बताइए। हमने 2 बिल्कुल अलग तरह की रणनीतियों पर बात की। एक तरफ वो OLED टीवी जैसे प्रीमियम, महंगे, आकांक्षात्मक उत्पादों पर जोर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने पहली बार खरीदने वालों के लिए एक नई किफायती एसेंशियल सीरीज शुरू की है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, क्या है एक ही ब्रांड के लिए एक ही समय में एक प्रीमियम, लग्जरी पसंद और एक किफायती वैल्यू फॉर मनी पसंद बनना संभव है? मतलब बाजार के दोनों सिरों पर एक साथ कब्जा करने की कोशिश। हाँ, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में LG की असली परीक्षा लेगा।